अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर इरफान सलहरिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। मेरी सोशल मीडिया पे एक सीरीज़ है ईच पाल, जिसमें मैं मुख्तलिफ प्रोफेशन का इंटरव्यू करता हूं, उनसे जानने की कोशिश करता हूं कि उन्होंने अपने जो पसंदीदा प्रोफेशन है वो उसमें तो आ गए, लेकिन अब इस प्रोफेशन में आने के बाद उसे अपनी ज़ात को तो फ़ायदा हो रहा है, कम्युनिटी को उससे क्या क्या फ़ायदा हो रहा है। तो इसी सिलसिले में हमारी जो आज की ईच पाल सीरीज़ है वो रिगार्डिंग फार्मेसी से रिलेटेड है। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं ईच पाल के, वो असिस्टेंट प्रोफेसर हमाद असद हैं, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं ग्रैंड एशियन यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ फार्मेसी से। आज हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि फार्मेसी में वो कैसे आए, कि फर्स्ट चॉइस थी या सेकंड चॉइस थी। क्योंकि जो भी आदमी या स्टूडेंट एफएससी करता है उसकी सबसे जो फर्स्ट चॉइस हो तो एमबीबीएस डॉक्टर होती है। तो हम उससे जानने की कोशिश करें बकाया फार्मेसी के प्रोफेशन के बारे में, उनके क्या व्यूज़ हैं, जो मौजूदा कोर्स है फार्मडी का हमारी नेशनल या इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता था, इसमें कोई स्पेशलाइजेशन होनी भी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है आपके? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा टाइम दिया। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन तो मैंने आपका करवा दिया कि असद हमाद असिस्टेंट प्रोफेसर हैं ग्रैंड एशियन यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ फार्मेसी में। एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन आप खुद हमारे देखने वाले जो सुनने वाले उनको आप बता दें कि माद असद बेसिकली है क्या है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर इरफान सलहरिया साहब। मेरा नाम डॉक्टर असद हमाद है और मेरा जो बेसिकली ताल्लुक़ है वो पत्तों की डिस्ट्रिक्ट कसूर से है, और स्कूलिंग जो है वो भी ऑल सेंट्स चर्च हाई स्कूल पत्तोकी से है, मैट्रिक वहीं से है। और एफएससी जो है वो भी ऑल सेंट्स चर्च गवर्नमेंट कॉलेज पत्तोकी से, और उसके बाद फार्मडी इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर से, और एमफिल फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री कॉमसेट एबटाबाद से, और पीएचडी जो है वो भी इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर से है इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। सो आई हैव डन माय पीएचडी इन 2021 and I am working as assistant professor pharmaceutical chemistry in Grand Asian University, Sialkot. So that was my brief introduction. आपका जो टीचिंग एक्सपीरियंस है वो तकरीबन कितनी देर का है? Up till now मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस वो तकरीबन 6 years का है, 6.5 years का। जब आपने एफएससी में एडमिशन लिया था तो हर जो स्टूडेंट है एफएससी का तरफ से मैंने डॉक्टर बनना है, या सबसे पहले घर में भी कोई थे कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, तो आपका भी कुछ ऐसा था? फार्मेसी में कैसे है? फर्स्ट चॉइस थी, सेकंड चॉइस थी, या और कोई चांस नहीं मिला चलो फार्मेसी में एडमिशन ले लेते हैं? हम जब स्कूल में थे तो हमारे स्कूल में कुछ ऐसी डिवीजन थी वहाँ पत्तोकी में ऑल सेंट्स चर्च हाई स्कूल में, कि वो बायोलॉजी के और जो कंप्यूटर साइंस के लोग थे स्कूल लेवल पे ही जो है वो डिवीजन कर देते। तो स्कूल लेवल में 7वीं 8वीं में ही जो है ना वो वालिद साहब ने कहा कि आप बायो पढ़ेंगे। तो मैं एक्चुअली मैथ में बहुत स्ट्रॉन्ग था, बट मेरे वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि आपने बायोलॉजी पढ़नी है। मैट्रिक में बायोलॉजी से हमने कैरी किया तो डिवीजन तो हमारी वहीं पे ही होगी। तो मैट्रिक के बाद फिर एफएससी में डेफिनेटली बेसिक साइंसेज जो है बायोलॉजी के साथ हमने पढ़ी हुई थी, तो एफएससी में ही हमने बायोलॉजी रखी। तो वो सिलेक्शन तो वहीं पे हो गई थी कि चूज़ हमने मेडिकल का फील्ड ही करना है। हालांकि मेरे मैट्रिक के जो मार्कशीट है उसमें बायोलॉजी के जो मार्क्स हैं वो मैथ के मार्क्स से बहुत कम है। तो अब ये डेफिनेटली ख्वाहिश तो वाला साहब की ख्वाहिश के मुताबिक ही हमने ये सिलेक्शन की है। मार्कशीट की बेस पे तो आइडियली मार्कशीट की बेस पे होना चाहिए था। तो एफएससी में जो है ना वो बायोलॉजी में ही पढ़ा। फिर डेफिनेटली अल्टीमेट जो गोल होता है वो एमबीबीएस का एडमिशन सिक्योर करना है, तो अनफॉर्चुनेटली वो नहीं सिक्योर हुआ। समहाउ फिर मैंने एफएससी जो है वो रिपीट भी की। रिपीट करने के बाद दोबारा फिर मैंने जब एफएससी फर्स्ट ईयर की थी तो तब मैंने एंटी टेस्ट भी दिया, लेकिन जब मैं एफएससी रिपीट करने आया तो तब मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैंने अब एमबीबीएस में नहीं जाना। ठीक है। मतलब मार्क्स मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हो गए थे रिपीट करने से, लेकिन मैंने ये डिसाइड तब भी कर लिया था कि एमबीबीएस में नहीं जाना। तो मैंने जब एफएससी मैंने 2006 में रिपीट की तो मैंने तब ही फार्मडी का डिसीजन ले लिया था। यानी एक साल एक्स्ट्रा लगा लिया, लेकिन कैसे आपने फार्मेसी में कर लिया? किसी ने बताया या देखा किसी को? हमारे कुछ दोस्त थे और हमारे वहाँ गांव में हमारे एक जानने वाले थे,
उनका बेटा बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान से तब बी फार्म होता था, तो वो बी फार्म जो है वो कर रहा था। तो उन्होंने हमें बताया कि आप जो है ना फार्मेसी में एडमिशन ले लें, ये एक अच्छा प्रोफेशन है और इसकी एक स्पेस भी है। वर्ल्ड वाइड तो बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान में अभी टाइम लगेगा डेफिनेटली। एक इन सेंस ऑफ कंपैरिजन अगर आप करें, नो डाउट एक इमर्जिंग फील्ड आप कह सकते हैं, नॉट फुली डेवलप्ड और डेवलपिंग फील्ड यू कैन से इट, इन सेंस के मेडिकल अब बहुत पुराना एमबीबीएस का एक शोबा चल रहा है। हम इमर्ज तकरीबन 2004-05 में हुए हैं, तो 10-15 साल में काफ़ी डेवलपमेंट हुई है और होपफुली के प्रोफेशन में और भी डेवलपमेंट होगी। जब मैंने एडमिशन लिया था तो कुछ इंस्टीट्यूट में ना फार्मेसी होती थी, उसमें प्राइवेट तो बस गिने चुने थे, ज़्यादा गवर्नमेंट सेक्टर में थी। और अब ये 2022 अब कहते में हमें 100+ इंस्टीट्यूट है जो कि पाकिस्तान में फार्म डी की डिग्री जो है ना वो बेसिक डिग्री ऑफर कर रहे हैं जी, तो एक स्पेस अभी बहुत काफ़ी स्टिल स्पेस है सोसाइटी में। देखें, अगर आपने फार्म डी को उसके कोर्स के मुताबिक कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट करना है तो अभी बहुत ज़्यादा नीड है फार्मासिस्ट की सोसाइटी में, स्टिल लॉट ऑफ नीड। ऐसे ही है मतलब फार्मेसी डिग्री करने के बाद अगर कोई फार्मासिस्ट बेरोजगार है तो उसकी अपनी क्या कहते हैं नाअहली है। हाँ, सैलरी का इशू होना कम या ज़्यादा एक अलग बात है, लेकिन बेरोजगार नहीं रह सकता। टाइम टू टाइम ये चीज़ें भी रिवाइज हो रही हैं। एक वक्त था कि इंडस्ट्री जो है वो स्टार्टिंग पे 25-30 हज़ार रुपये देती, अब बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं इवन के नेशनल लेवल पे, मल्टीनेशनल तो शुरू से एक अच्छे स्केड्यूल में चल रही हैं, बिल्कुल ऐसे ही एक अच्छे पे पैकेज के साथ चल रही हैं, हेल्थ बेनिफिट्स हैं और बहुत सारे अलाउंसेज हैं। लेकिन अब नेशनल लेवल पे भी ये चीज़ बहुत अपग्रेड हो गई है, ये एक स्ट्रीम लाइन हो रही हैं चीज़ें डेफिनेटली। एज आई टोल्ड यू अर्लियर के ये कंपैरेटिवली हम इमर्जिंग फील्ड में। बिल्कुल ऐसे ही। अब ज़्यादातर लोग तो उसमें कम्युनिटी फार्मेसी में है, वैसे तो इंडस्ट्री भी है, सेल्स भी है, रिसर्च भी है। अब कम्युनिटी को आवाम को पता चलेगा, जब मेडिकल स्टोर पर जाते हैं तो पूछते हैं कि फार्मासिस्ट है या नहीं है। ये बिल्कुल ये अवेयरनेस लोगों में अब आती जा रही है और लोग वहाँ पे जाना पसंद करते हैं जहाँ पे फार्मासिस्ट हो, क्योंकि डॉक्टर ने तो बस वो एक पर्ची सी लिख के देनी होती है, कुछ 10-12 मेडिसिन होती हैं, सुबह दोपहर शाम खानी है। अब खानी किसमें कितना गैप होना चाहिए, वो ज़रा एक स्पेशलिस्ट फार्मासिस्ट इसको बता सकता है। बिल्कुल, डोज एडजस्टमेंट जो है वो एक फार्मासिस्ट का ही काम है। फार्मासिस्ट बता सकता है, फार्मासिस्ट ही बताएगा कि ये इतनी डोज में आपने लेनी है, इतने टाइम में लेनी है। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। जैसा कि आप देखें ना, डॉक्टर एक इन्फेंट है, यंग बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी है, तो उसको हम टैबलेट नहीं दे सकते, बिल्कुल ऐसे, तो उसको हम ड्रॉपर वगैरह में देंगे। तो अगर रिक्वायर्ड है ड्रॉपर में देना है, हमने लेट्स को पैरासीटामोल को ड्रॉपर में देना है, तो वो नर्स तो डिसाइड नहीं करेगी, नर्स तो ड्रॉपर में देगी, डॉक्टर कहेगा कि इसे ड्रॉपर में दें, लेकिन दरमियान में कौन डिसाइड करेगा कि कितने ड्रॉप्स देने हैं और किस तरह कितनी क्वांटिटी में ड्रॉप्स देने हैं। और फिर पैरासीटामोल की जितनी भी चीज़ें आ रही हैं, फार्मूलेशंस आ रही हैं, उसकी ओरल फार्मूलेशन है, उसकी टैबलेट्स हैं, इंजेक्टिबल्स हैं, उसके बाद सिरप हैं, उसके बाद ड्रॉपर है, तो ये जितनी भी पैरासीटामोल की फार्मूलेशन है, ये डिसाइड फार्मूलेशन तो फार्मासिस्ट ने करना है। डेफिनेटली एक हेल्थ सिस्टम एक ट्रायंगल है, डेफिनेटली फिजिशियन, फार्मासिस्ट और नर्स, ये तीन लोग जो है ये आप कह लें पिलर है हेल्थ केयर सिस्टम के, कि फिजिशियन है और फिजिशियन प्रेस्क्राइब करेगा। और मेरा ख्याल है कि प्रेस्क्रिप्शन जेनेरिक बेस होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे कि ब्रांड बेस्ड प्रेस्क्रिप्शन ने बड़ा सिस्टम का जो है ना बहुत नुकसान सिस्टम को दिया है। जो ब्रांड बेस्ड प्रेस्क्रिप्शन है, प्रेस्क्रिप्शन अगर जेनेरिक बेस होगी, फार्मासिस्ट उसको डिसाइड करेगा और फिर उसकी डोज एडजस्टमेंट और वो सारी चीज़ें फार्मासिस्ट जो है वो बेहतर जानता है। फिर फार्मूलेशन भी है। देखें, फार्मासिस्ट जो है ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी डिग्री है, ठीक है, मल्टीपल डिसिप्लिन्स को हम कवर कर रहे हैं, सिर्फ फार्मूलेशन को हम नहीं कवर कर रहे। हम ड्रग की जो फ्रॉम बेसिक है उसको भी तो हम रीड कर रहे हैं, हम ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक्स को भी रीड करते हैं, हम ड्रग के बनाने से लेके उसके फार्मूलेशन तक, ठीक है, फार्मूलेशन से उसकी एडमिनिस्ट्रेशन तक, एडमिनिस्ट्रेशन से उसकी एलिमिनेशन तक हम ड्रग को मॉनिटर कर रहे हैं, हर स्टेप पे फार्मासिस्ट इन्वॉल्व। सो इस चीज़ को जो है ना वो आप रूल आउट नहीं कर सकते। अनफॉर्चुनेट है हमारे यहाँ सिस्टम में, और बहुत सारे कंट्रीज़ में तो ऐसा नहीं है, मल्टीनेशनल
सिस्टम जो है, इंटरनेशनल जो सिस्टम है, पाकिस्तान में कुछ ये अनफॉर्चुनेट है हमारे ये साथ। वो मैंने कुछ इंटरनेशनल फार्मेसी से मेरा वो कुछ इंटरव्यूज़ किए, यानी ये जो हमारा सब कॉन्टिनेंट का एरिया है ना, यहाँ पे कुछ इस तरह के हैं, जैसे पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, वहाँ पे बांग्ला अफगानिस्तान हमसे बेहतर है और मिडल ईस्ट हमसे बेहतर है। अब देखिए कोई भी फील्ड आती है उसको थोड़ा सा टाइम तो लगता है। डेफिनेटली अब जब हमने एडमिशन लिया था कुछ इंस्टीट्यूट थे, अब कम्युनिटी में फार्मासिस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है लोगों को पता है, तो कुछ टाइम लगता है इसमें। हमारे उस्ताद कराम का डेफिनेटली बहुत ज़्यादा रोल है। बिल्कुल। एक किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत टाइम चाहिए और स्ट्रेंथ कितनी है वो भी चाहिए। अब जितना पाकिस्तान में फार्मासिस्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसकी जो कैपेसिटी बिल्डिंग है वो कितनी पाकिस्तान में कंज्यूमर बाहर कितना जा रही है, ह्यूमन रिसोर्स, वो बड़ी चीज़ हमें देखना पड़ती है। एक टीचर का बड़ा रोल होता है कि स्टूडेंट की लाइफ में ना उसको मोल्ड करने में। तो आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा टीचर है जिसने आपको कहते रोल मॉडल है, फार्मेसी में स्कूल हो या कॉलेज हो? मेरा डेफिनेटली इस मामले में एक बड़ा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरे नज़दीक जितने भी इस्तिज़ा हैं जिन्होंने मुझे पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया, वो सारे इंतहाई काबिल इज़्ज़त हैं। तो अगर आप मुझसे ये कहें कि मैं कोई एक स्पेसिफिक नाम किसी का लूँ तो मैं शायद वो ना ले सकूँ। बाकी मुझे जितने भी इस्तिज़ा हैं हमारे जो स्कूल लेवल पे थे, अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी में जब भी मिलते हैं वो भी हमारी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और हम डेफिनेटली हमारा तो फ़र्ज़ है उनकी रिस्पेक्ट करना। उसके बाद कॉलेज लेवल पे जितने साथ थे सबके साथ रब्ता भी है और आज भी अगर हमारे टीचर हमें किसी भी हवाले से याद करें तो हम ज़रूर हाज़िर हो जाते हैं। और उसके बाद यूनिवर्सिटी लेवल पे बहुत सारे टीचर हैं और फिर जब आप फॉर्म डी के बाद स्पेशली एमफिल पीएचडी में चले जाते हैं तो वहाँ पे एक सुपरवाइज़र का डेफिनेट एक कंसेप्ट है। तो वहाँ पे डॉक्टर अब्दुल मनान साहब मेरे एमफिल के सुपरवाइज़र थे और पीएचडी में डॉक्टर इरशाद अहमद थे और को सुपरवाइज़र थे डॉक्टर मोहसिन अब्बास खान साहब। तो अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ही अच्छा वक्त और इंतहाई काबिल इज़्ज़त और काबिल एहतराम हैं वो मेरे लिए। जितने भी इस्तिज़ा हैं मैं उनकी सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ। मतलब मेरा इसमें पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आपको तो जैसे बिल्कुल ऐसे बताया ही, कि किसी का नाम लेना किसी की ज़रूरत मतलब सब काबिल इज़्ज़त, जितने भी इस्तिज़ा ने पढ़ाया सब काबिल इज़्ज़त है। और उस्ताद मेरा ख्याल है कि इंसान जब से उस्ताद आपको पढ़ा रहा है जब तक आपकी ज़िंदगी है वो उस्ताद का जो आप पे कर्ज है वो आप नहीं उतार सकते। बिल्कुल ऐसे ही है, सही। अब देखें पूरे पाकिस्तान में फार्म बी 5 ईयर प्रोग्राम पूरे पाकिस्तान में लाए हैं। ये कोई 2003-4 में हुआ। उससे पहले जब इनिशियली फार्मेसी होती है 2-3 साल की होती थी, फिर 3 साल की हुई, फिर 4 साल की हुई, अब 5 साल की हो गई है। एक ही कोर्स पूरे पाकिस्तान में। उससे पहले वो हर यूनिवर्सिटी का अपना अलग कोर्स था। तो क्या मौजूदा कोर्स है फार्म बी का हमारी इंटरनेशनल और नेशनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है या इसमें कुछ और बेहतरी की ज़रूरत है? अब इसमें दो आपने बातें पूछी हैं, एक तो नेशनल और एक इंटरनेशनल। और मेरा ख्याल है कि इंटरनेशनली तो हम बिल्कुल इसको मीट कर रहे हैं। अब हमारा जो कोर्स डिज़ाइंड है फॉर्म डी का, उसमें अब क्लिनिकल भी है और उसमें फार्मास्यूटिक्स फार्मूलेशन डोजेज फॉर्म की बहुत सारी स्टडीज़ हैं, बायो फार्मास्यूटिक्स है। अब उसमें बायो फार्मास्यूटिक्स में हम बहुत सारे फार्माकोकाइनेटिक्स पैरामीटर और मॉडल वगैरह स्टडी करते हैं। उसके बाद फार्माकोलॉजी भी है और फार्माकोलॉजी जो है वो भी हम तकरीबन 2 साल स्टडी करते हैं। मेरा ख्याल ये है कि इंटरनेशनली तो बिल्कुल हम मीट कर रहे हैं और हमारे जितने भी लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, कोलीग्स हैं, दोस्त हैं, फेलोज़ हैं, कोई भी अगर इंटरनेशनल एग्ज़ाम के लिए जाता है, अब देखें कोर्स नो डाउट एक डिफरेंट चीज़ है। अब इसमें और थोड़ी सी डिबेट डिफरेंट भी है कि कोर्स के मुताबिक किसी ने हार्ड वर्किंग की है या नहीं की, बिल्कुल ऐसा। अब लेट्स सपोज कोई शख्स हार्ड वर्क नहीं कर सका उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, तो वो अगर कहीं किसी सतह पे ये कहे कि हमारे कोर्स में लैकिंग है तो मैं इस चीज़ पे नहीं दूँगा। पर्सनल लैकिंग्स को आप सिस्टम की लैकिंग्स किसी भी तरह आप नहीं कह सकते। इसी तरह नेशनल लेवल पे हमारे सिस्टम में जो है ना वो नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे नहीं प्रॉब्लम, नेशनल लेवल पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से हमें बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। बाकी कोर्स जो है वो मेरे नज़दीक तो बिल्कुल ठीक है अभी तक। ये जो यंग लॉट आप निकल रही है अपने के पर्सनल लेवल पे आप इसको डिसाइड करने की कोर्स रिक्वायरमेंट पूरी करनी करें। एक वाकई आपकी मैं बात से इंडोर्स करता हूँ, स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए
जैसे डॉक्टर्स करते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट है, कोई ऑर्थोपेडिक्स है, कोई गायनेकोलॉजिस्ट है, इसी तरह फार्मेसी में भी स्पेशलाइजेशन है, कोई कम्युनिटी स्पेशलिस्ट है, कोई इंडस्ट्रियल स्पेशलिस्ट है, कोई इस तरह का कोर्स हमारे जो सब्जेक्ट में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैंने जहाँ तक आपकी बात को अंडरस्टैंड किया है उसमें ये है कि हमारी जो बेसिक स्पेशलाइजेशन है फार्मेसी में वो तो 5 हैं। अच्छा, बिल्कुल। इसमें फार्मास्यूटिक्स है, फार्माकोलॉजी है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, फार्मेसी प्रैक्टिस है, फार्माकोलॉजी है। बट मैंने जो आपकी बात से अंडरस्टैंड किया है, जैसे आप कह रहे हैं कि डॉक्टर्स जो हैं वो कोई मेडिसिन स्पेशलिस्ट है, कोई गायनेकोलॉजिस्ट है, कोई कार्डियोलॉजिस्ट है, कोई डर्मेटोलॉजिस्ट है, मतलब डिफरेंट जो सेक्शंस। अब देखें विद रिस्पेक्ट टू क्लिनिकल प्रोस्पेक्ट अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली हम टाइम टू टाइम इस लेवल पे भी चले जाएंगे कि क्लिनिकल फार्मेसी में एक गायनी की मेडिसिन का एक्सपर्ट होगा, कोई डर्मेटोलॉजी की मेडिसिन का एक्सपर्ट होगा, तो इंशाल्लाह हो तो जाएगा, बट आई थिंक सो इट विल इट टेक विल टेक टाइम। टाइम। तो ये स्पेशलाइजेशन जो आप ये कह रहे हैं ना, ये मोर स्पेसिफिकली आगे फर्दर क्लिनिकल में स्पेशलाइजेशन चली जाएगी। बेसिक जो फॉर्म डी, फर्स्ट डिग्री तो फॉर्म डी है, बेसिकली ठीक है। अब उसके बाद हमारी 5 फर्दर स्पेशलाइजेशन हैं, लेकिन क्लिनिकल में जो विद रिस्पेक्ट टू, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं वार्ड फार्मेसी, मतलब अगर ये गायनी वार्ड है तो उसमें गायनी का स्पेशलिस्ट फार्मासिस्ट होगा। तो मेरा ख्याल है कि ये आप क्लिनिकल में अब इट विल टेक टाइम, ये थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्या कहते हैं ना, उम्मीदें बहार रख, इस तरह का शेर है ना, अच्छी की उम्मीद रखनी चाहिए। कोई 5-10 साल में शायद इस किस्म की मार्केटिंग लौट आ मोर और लेस हो तो जाएगा, थोड़ा सा वो टाइम लगेगा। अब एंड में जो हमारी यंग लॉर्ड निकल गया, आप उनको क्या सजेशन देंगे कि जब वो फार्मेसी की डिग्री करें और फील्ड में जाएं तो किस चीज़ को ज़्यादा फोकस करें? फार्मासिस्ट के लिए फील्ड बहुत जो है ना वो वास्ट है। ठीक है। अब फार्मासिस्ट के लिए रिटेल भी है, इंडस्ट्री भी है, कम्युनिटी भी है। उसके बाद आजकल एकेडमिया का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, एकेडमिया में बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि फार्मासिस्ट किसी भी फील्ड में अगर एक टाइम स्पेंड करेगा, हम जब कंपैरिजन करते हैं किसी फील्ड का, तो अगर आपने किसी फील्ड में लाइफ के 10 ईयर्स अपने गुजारे हैं, तो कंपैरेटिवली अगर आप किसी फील्ड में 5 साल गुजार के वही डिमांड करेंगे तो मेरा ख्याल ये ज़्यादती है। तो फार्मेसी का जो फील्ड है, अगर इंडस्ट्री में कोई बंदा 5-6 साल काम करता है तो आई थिंक सो कि वो आज बहुत अच्छी पैकेज है। इसी तरह आप रिटेल में हैं, रिटेल में थोड़ा बहुत अभी प्रॉब्लम है कि पे पैकेज उस तरह इंक्रीज नहीं होते, स्ट्रीमलाइन नहीं होते। अकेडमिया का सारा सिस्टम ठीक है, और रिटेल का भी ऑलमोस्ट अब देखें जो बड़े सेटअप है रिटेल के, उनका पे पैकेज और फिर बेनिफिट्स भी हैं, अलाउंसेस भी हैं। तो यंग फार्मासिस्ट के लिए जो आपने जो अभी लोग एक्स हो रहे हैं, फील्ड में आ रहे हैं, उनके लिए मेरा जो मैसेज है वो ये है कि जो हम लोग, हमें कोशिश करनी चाहिए कि एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएं। ये बहुत बड़ी मार्केट है स्टिल पाकिस्तान में। पाकिस्तान जैसे कंट्री में हम लोग इस तरह बहुत अच्छा सर्वाइव कर सकते हैं अगर हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएं। फार्मासिस्ट अगर अपनी फार्मेसी को खुद ऑन करे, खुद बिजनेस रन करे, कम्युनिटी को जब अवेयरनेस होगी, किसी भी सोसाइटी में जो स्पेस बनती है वो बनती है सर्विंग के साथ, अप टू हाउ मच यू आर सर्विंग टू द कम्युनिटी। तो एक आम पर्सन जब फार्मेसिस्ट से बेनिफिट लेगा तो उसे टाइम टू टाइम आइडिया हो जाएगा कि वो बंदा किधर है जिसने मुझे एक्चुअल मेडिसिन दी थी और मुझे फ़ायदा हुआ था। तो जब कम्युनिटी में लोग आपको सर्च करेंगे तो डेफिनेटली आपकी स्पेस, और जैसे ही कम्युनिटी का के साथ इंटरेक्शन बढ़ेगा, हमारी रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी और स्पेस भी बढ़ेगी। ऐसा ही है। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप जो है, मेरा जो मशवरा भी, हमारे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं तो हम उन्हें यही कहते हैं कि आप कोशिश करें कि एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएं, और इसी में ही बेनिफिट है। फ्यूचर इसी चीज़ का 2022 चल रहा है, अगले 2005 में डॉक्टर असिस्टेंट असद हमारा अपने आप को कहाँ पे देखना चाहेगा? नेक्स्ट 5 इयर्स में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि एसोसिएट और प्रोफेसर लेवल, डेफिनेटली हम अकेडमिया में, तो अकेडमिया में जो लोग होते हैं उनकी हमेशा ख्वाहिश होती है एसोसिएट और प्रोफेसर की तरफ प्रमोट होना, क्योंकि ये एक बिग टैग है किसी भी अकेडमिया में रहने वाले पर्सन के लिए। तो मेरी भी कोशिश होगी कि मैं एसोसिएट या प्रोफेसर की तरफ जाऊँ, और उसके लिए रिसर्च की चीज़ें हैं,
और बहुत सारी चीज़ें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर फैकल्टी ऑफ फार्मेसी में हूँ ग्रैंड एशियन यूनिवर्सिटी में। तो हम यहाँ पे एमफिल पीएचडी की चीज़ें भी स्टार्ट करने वाले हैं, हम्म। तो एक रिसर्च का प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगा। तो आई थिंक सो कि विद इन 5 ईयर मैं एसोसिएट और फिर इंशाल्लाह टाइम टू टाइम प्रोफेसर। टाइम तो डेफिनेटली वो लगता है। कुछ क्राइटेरियाज हैं उनको मीट अप करना होता है, बिल्कुल तो वो ऐसे। टाइम टेकिंग क्राइटेरियाज हैं। बिल्कुल ऐसे। थैंक यू डॉक्टर असद हमाद, आपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा टाइम दिया। और हमारा ये जो छोटा सा इंटरव्यू है, अगर किसी एक फार्मासिस्ट कम्युनिटी में जो लोग हैं, एक को भी इससे फ़ायदा हो जाए, समझे हमारा काम हो गया। जी बिल्कुल। ठीक है ना, कि उस्ताद जो है अगर एक स्टूडेंट की लाइफ को चेंज करता है, पूरी कम्युनिटी की लाइफ चेंज हो जाती है उससे। जी जी। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में भी मेरा ये इकबाल सीरीज़ है, इसमें सिर्फ फार्मासिस्ट कम्युनिटी है, दूसरी कम्युनिटी के लोग भी हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो आप हमें वक्त देंगे, ताकि फार्मेसी कम्युनिटी का जो मेरा जो सिलसिला रवा दवा रहे और चिराग से चिराग जलता रहे। बिल्कुल सही। थैंक यू सर।